नाज़रीन आदाब, अवधनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है 5 नवंबर सज्जाद ज़हीर के यौम पैदाइश पर अवधनामा की खुसूसी पेशकश के तौर पर प्रोफेसर शारिब रुदौलवी का मजमून सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक के नजरिया साज। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में 5 नाम लिए जाते हैं: सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दीन तासीर। इनमें सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद पेरिस की उस कॉन्फ्रेंस में मुशाहिदीन की हैसियत से शरीक थे जो फाशिज्म के खिलाफ मुनक़िद हुई थी, जिसमें पहली बार अदीब की समाजी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया था। सज्जाद ज़हीर के लिए पेरिस कॉन्फ्रेंस बड़ा अजीब व गरीब तजुर्बा था। उनकी निगाह में एक तरफ हिंदुस्तान का वो अदबी मंजरनामा था जहाँ शायरी का बेशतर हिस्सा काफिया आराई और सनतगरी पर मबनी था, दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर थी जो कि इनकलाबी ताकत और अपनी जमीन और समाज के लिए अदीब की समाजी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। कॉन्फ्रेंस से वो एक बेचैन दिल और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लेकर लंदन वापस पहुंचे और यहाँ हम ख्याल अहबाब मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दीन तासीर के साथ मिलकर एक ऐसी अंजुमन बनाने का खाका और मैनिफेस्टो तैयार किया जो अदीबों और शायरों को कलम की ताकत और अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए। सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान पहुंचकर अदीबों और शायरों को हम ख्याल बनाने और यकजा करने का काम शुरू किया। चूंकि वो खुद एक बड़े और नाम आवर खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए बड़े लोगों तक पहुंचने में उन्हें कोई दुश्वारी थी न तकल्लुफ। अपने जहन में अवाम के मसाइल, गरीबी, नाबराबरी, भूख और मजालिम का कर्ब समेटे हुए उन्होंने बहुत जल्द एक बड़ा हम ख्याल हल्का बना लिया, जिसमें डॉक्टर रशीद जहां, महमूद जफर, अहमद अली और फैज अहमद फैज शामिल थे। इस वक्त के सियासी हालात ने भी साथ दिया। दूसरी जंग अजीम का खौफ सरों पर था और हर शख्स फजा में पैदा होने वाले इर्तिआश को महसूस कर रहा था। इस तब्दीली के आसार कहीं कहीं अदीबों की फिक्र में भी नजर आने लगे थे और महसूस होने लगा था कि मुआशरा किसी बड़े हैजान की जद पर है। तख्लीकी सतह पर अंगारे उसकी पहली अलामत थी जिसने जहनों को झंझोड़ दिया। इसके अलावा अख्तर हुसैन रायपुरी का मजमून अदब और जिंदगी, जो पहली बार हिंदी में साहित्य और क्रांति के नाम से शाये हुआ, फिक्री सतह पर तरक्की पसंदी का आगाज था। सज्जाद ज़हीर ने इस मजमून की वजह से अख्तर हुसैन रायपुरी को तरक्की पसंद अदब की तहरीक के बानियों में शुमार किया है। इससे यह अंदाजा किया जा सकता है कि हालात तब्दील हो रहे थे। रवायती शायरी और रवायती तहरीरों से लोग उकता गए थे। इसलिए जब अंगारे का पहला पत्थर उर्दू फिक्र के ठहरे हुए पानी पर गिरा तो एक हैजान बर्पा हो गया। दूसरी तरफ अख्तर हुसैन रायपुरी के मजमून ने हिंदी और उर्दू के अदीबों को नई फिक्र की दावत दी। सज्जाद ज़हीर ने सबसे पहले बुजुर्ग और मकबूल अदीबों का अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश की। वो जानते थे कि टैगोर, प्रेमचंद और चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी जैसे बुजुर्ग, बाअसर और बाकमाल अदीब अगर इस तहरीक में शरीक हो जाते हैं तो नौजवान खुद ब खुद साथ आ जाएंगे। प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी, हसरत मोहानी, जोश मलिहाबादी, काजी अब्दुल गफ्फार जैसे मकबूल और मुस्तनद अदीबों की तायीद से तरक्की पसंद तहरीक को एतबार हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। और फिर डॉक्टर एजाज हुसैन, अहमद अली, इस्मत, एहतशाम हुसैन, ख्वाजा अहमद अब्बास, डॉक्टर अलीम, कृष्ण चंद, मंटू, मजाज, बल्कि नए अदीबों और शायरों का एक ऐसा कारवां तैयार हो गया जो देखते ही देखते मुल्क की पूरी अदबी फजा पर छा गया। तहरीकें पैदा होती और खत्म होती रहती हैं, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक एक ऐसी तहरीक थी जिसका असर 75 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इसके कई असबाब हैं, जिसमें एक अहम सबब यह है कि इसकी असास रोशन ख्याली और दानिश असर पर है। ये नए ख्यालात और नई फिक्र के साथ नए ख्वाब लेकर आई थी और ये ख्वाब तसव्वुर और ख्याल आराई की देन नहीं थे, बल्कि एक बेहतर और खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब थे जो आजादी और सबकी खुशियों से जुड़े हुए थे। ख्वाब की बातें और ख्वाब में बातें तो शेर व अदब का हिस्सा है, लेकिन इन ख्वाबों का ताल्लुक जमीन और जिंदगी की हकीकतों से था, इसलिए हर शख्स को ये ख्वाब अपने लगे। ये अलग बात है कि दूसरे ख्वाबों की तरह ये ख्वाब भी बेताबीर रहे, लेकिन उन्होंने फिक्र के धारे का रुख मोड़ दिया। सज्जाद ज़हीर का ये कारनामा भी बहुत अहम है कि उन्होंने दूसरी जबानों के साथ मिलकर उन जबानों तक तरक्की पसंद नजरियात को पहुंचाया और वहां भी तहरीक की बुनियाद डाली। इस तहरीक की बहुत बड़ी देन यह है कि मुल्क में पहली बार लिसानी यकजहती पैदा हुई। मुख्तलिफ जबानों के अदीबों और शायरों ने एक दूसरे को करीब से जाना और समझा और एक मरकज पर जमा हुए। हिंदुस्तान में बहुत सी जबानें हैं जिनकी अदबी विरासत बहुत वक़ी है,
لیکن ان زبانوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا. کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات تو دور رہی. اس تحریک نے زبان اور رسم الخط کی دوریوں کے باوجود فکری سطح پر تمام زبانوں کے ادیبوں کو ایک کر دیا. اس طرح ترقی پسند تحریک نے ایک نئے مشترکہ ادبی کلچر کی تعمیر کا کام کیا. ترقی پسند تحریک جس تیزی سے آئی تھی اسی شدت سے اسے مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس مخالفت کی کئی سطحیں تھیں. قدامت پسندی اور سرکاری داروگیر اس کی مخالفت کے بڑے محاذ تھے جن سے پیش پانا آسان نہیں تھا. سجاد ظہیر کو میں ترقی پسند فکر کا معمار اور نظریہ ساز اسی لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام مخالف قوتوں کا بڑے سکون سے سامنا کیا اور جس طرح انہوں نے ان کے جوابات دیے اس نے ترقی پسند فکر کی ایک بوتیقہ مرتب کر دی. سجاد ظہیر کی ایک مشکل یہ تھی کہ انہیں ایک طرف مخالفوں کے جواب دینے پڑے تھے اور دوسری طرف بعض جوشیلے ترقی پسندوں کو جو ترقی پسندی کے جوش میں ہر قدیم چیز کے مخالف تھے یا ادب کو سیاسی دستاویز بنا دینا چاہتے تھے صحیح ترقی پسند نقطہ نظر سے اپنی تحریروں کے ذریعے آگاہ کیا. سجاد ظہیر نے ترقی پسندی کو اس طرح کی نظریاتی انتہا پسندی اور افراط و تفریط سے بچانے کی کوشش کی. تحریک کی ابتدا میں ہر نوجوان شاعر انقلاب کا نقیب اور ادب کی مقصدیت کا علمبردار بن گیا تھا اور یہی بات ترقی پسند ادب کی شناخت سمجھی جانے لگی تھی. ادبی و فنی خصوصیات اور جمالیاتی محاسن کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی تھی. سجاد ظہیر نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور صحیح ترقی پسند شاعری کا مفہوم واضح کرتے ہوئے لکھا کہ شاعری کا پہلا کام شاعری ہے، وعظ دینا نہیں، اشتراکیت و انقلاب کے اصول سمجھانا نہیں. اصول سمجھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں، اس کے لیے ہمیں نظمیں نہیں چاہیے. شاعر کا تعلق جذبات کی دنیا سے ہے. اگر وہ اپنے تمام ساز و سامان، تمام رنگ و بو، تمام ترنم و موسیقی کو پوری طرح کام میں نہیں لائے گا، اگر فن کے اعتبار سے اس میں بھونڈا پن ہوگا، اگر وہ ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے سے قاصر ہوگا تو اچھے سے اچھے خیال کا وہی حشر ہوگا جو دانے کا بنجر زمین میں ہوتا ہے. ترقی پسند تحریک پر عام اعتراض یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ سیاسی نعرے بازی ہے. اس کے مخالفوں کے پاس یہی ایک حربہ تھا جو ترقی پسند ادب کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا. اس کو ترقی پسند ادیبوں اور شعراء کی بعض تحریروں سے بھی شہ ملتی تھی جن میں انقلاب کی ہیبت ناک تصویریں پیش کی جاتی تھیں اور اسے ترقی پسند نظریات سے تعبیر کیا جاتا تھا. اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ نئے لکھنے والے نظریہ انقلاب سے اچھی طرح واقف نہیں تھے اور چونکہ ترقی پسند کہلانا ایک بڑائی کی علامت تھی اس لیے اس طرح وہ ترقی پسند حلقے میں شامل ہو جاتے تھے اور یہ انداز ترقی پسندی سے منسوب ہوتا جا رہا تھا. اس لیے سجاد ظہیر نے اس رویے کو رومانی دہشت انگیزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. انہوں نے لکھا کہ انقلاب کے اس خونی تصور میں رومانیت جھلکتی ہے، یہ ایک طرح کی دہشت انگیزی ہے، یہ ذہنی و جذباتی بلوہ ہے. اس طرح کی شاعر کو اس سے دور رہنا چاہیے. اس طرح سے سجاد ظہیر نے صرف تنظیم ہی کا کام نہیں کیا بلکہ ترقی پسند تحریک اور ادب کی نظریہ سازی کا کام بھی کیا اور قدم قدم پر ترقی پسند نظریات کی وضاحت کی. وہ سیاسی نظریات کی تبلیغ کو ادیب کا کام نہیں قرار دیتے. اس سلسلے میں انہوں نے ان کمیونسٹ حکومتوں پر بھی اعتراض کیا ہے جنہوں نے سیاسی نقطہ نظر کی ترویج کی ذمہ داری فنکاروں پر ڈالی. ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں سے ترقی پسند تحریک کو نقصان پہنچا لیکن تحریک کے ایک نظریہ ساز کی حیثیت سے سجاد ظہیر نے ہر موقع پر ترقی پسند نقطہ نظر کی وضاحت کی اور بار بار اس بات پر زور دیا کہ ادب انسانی احساسات و تجربات کا ترجمان ہے اور اچھا ادب وہی ہے جو اس کی ترجمانی میں جمالیاتی مطالبات اور فنکاری پر پورا اترتا ہے. انہوں نے ادبی تخلیقات میں سیاسی نظریات کی ترویج پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا، یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ کمیونسٹوں نے اور کمیونسٹ ریاستوں مثلا سوویت یونین میں اسٹالن کے عہد میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ فنکاروں کو ایک خاص سیاسی نقطہ نظر کی تجویز کرنی چاہیے. یہ نقطہ نظر صحیح ہو کیوں نہ ہو، فنکار کی آزادی تخلیق پر پابندیاں عائد کی. اس کے سبب سے نہ صرف فن مجروح ہوا بلکہ وہ فنکار بھی جو ان کے ساتھ آ سکتے تھے ان سے دور چلے گئے. ضرورت اس کی ہے کہ فنکار سچائی اور خلوص کا دامن کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں اور فن میں انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کریں جنہیں وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتے تھے. سجاد ظہیر کی ان وضاحتوں کے باوجود ترقی پسند تحریک میں نشیب و فراز آتے رہے. اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت پہنچا جب ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی نے سجاد ظہیر کو کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم کے لیے پاکستان بھیج دیا. تقسیم ملک، انتقال آبادی اور فسادات نے شیرازہ بکھیر دیا. ان ہنگامہ خیز حالات میں صرف ترقی پسند ادیبوں کا قلم تھا جو محبت، دوستی، مشترکہ کلچر اور امن کا پرچم بلند کیے ہوئے تھا. کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، منٹو، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد
अब्बास, महेंद्र नाथ, बलवंत सिंह, मखदूम, रजिया सज्जाद जहीर, सरदार जाफरी, कैफी, मजाज, नियाज हैदर, गरज तमाम तरक्की पसंद शायर और अदीब अपने कलम के जरिए एक बार फिर मोहब्बत और आशिकी की फजा पैदा करने में लगे हुए थे। ये तरक्की पसंद तहरीक की बहुत बड़ी देन है कि इस मौके पर मुल्क तो तकसीम हुआ, लेकिन तरक्की पसंद अदीब तकसीम नहीं हुआ। वो हिंदू, मुसलमान, सिख होने के बजाय सिर्फ तरक्की पसंद अदीब रहा और इस बर्बरियत और नफरत के शोलों को बुझाने की कोशिश करता रहा। आजादी के बाद हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी में कई बार तब्दीलियां आई। खास तौर से रंजीवे के जमाने में बास जोशीले साथियों के फैसलों की वजह से कुछ अच्छे अदीब तहरीक से अलहदा हो गए। हालांकि सज्जाद जहीर ये बात वाज़ेह कर चुके थे कि सियासी नजरियात का असर अदबी तख्लीकात पर नहीं पड़ना चाहिए। असली चीज अदीब व फनकार की सच्चाई, उसकी रोशन ख्याली और इंसानी अक़दार का एहसास है। सज्जाद जहीर अगर हिंदुस्तान में होते तो शायद ये सूरत न पैदा होती। सज्जाद जहीर अदबी तख्लीक से जिस तरह की निशात अंगेजी की तवक्को करते थे वो उस हंगामी दौर में एक हद तक नजर अंदाज हुई। हालांकि पाकिस्तानी जेल में बैठ कर भी वो इस बात का एहसास दिलाते रहे कि सही तरक्की पसंदी और एक कामयाब फनकार की शनाख्त क्या है। उनकी किताब रोशनाई का ये इक़्तिबास देखिए। एक कामयाब फनकार हक़ाइक़ व वाक़यात, मुख्तलिफ इंसानी रिश्तों के अमल और रद्द अमल की कैफियतों, समाजी जिंदगी से पैदा होने वाले बेहतरीन तसव्वुरात और नजरियों यानी नगमियात का मुशाहिदा करके और उन्हें समझ कर अपने दिलो दिमाग में जज्ब करता है। ये सच्चाइयाँ उसके जज्बात का इस कदर हिस्सा बन जाती हैं जितना कि उसके जहन का। फिर अपने जोश, जज्बे, तखय्युल, बसीरत और फनी महारत को काम में लाकर वो अपने फन की तख्लीक करता है। इस तरह एक नई खुशनुमा और निशात अंगेज शय वजूद में आती है। सज्जाद जहीर अदब, फनकार और उसके समाजी ताल्लुक के बारे में बहुत वाज़ेह नुक्ते नजर रखते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अदब हैजान नहीं पैदा करता बल्कि जिंदगी को ज्यादा मानखेज और ज्यादा हसीन और लतीफ बनाने का काम करता है। वो एक ऐसे कल्चर को फरोग देता है जिसके साये में मोहब्बतें फलती और फूलती हैं। पाकिस्तान से रिहाई के बाद एक बार उन्होंने तरक्की पसंद नुक्ते नजर को मुस्तहकम करने की कोशिश की। उन्होंने इस मकसद के लिए अवामी दौर निकाला और हफ्त रोजा हयात में मज़ामीन लिख कर तरक्की पसंद नजरियात की वजाहत भी की। इस वजाहत में बज़ाहिर तखातुब तरक्की पसंद तहरीक के मोतज़ीन से था, लेकिन बैन सुतूर में वो तरक्की पसंद भी शामिल थे जो सियासी इंतहा पसंदी का शिकार थे। उन्होंने लिखा, तरक्की पसंदों के नजदीक अदब एक फन लतीफ है, जिंदगी को ज्यादा हसीन, ज्यादा मानी खेज, ज्यादा पुरलुत्फ बनाने का एक वसीला है। तरक्की पसंद अदीबों का नुक्ता नजर यह है कि एक अदीब और फनकार का शऊर अपनी कौम और उसके मुख्तलिफ तबकों के मुताल्लिक जिस कदर गहरा होगा, हकीकत और सच्चाई का उसे जिस कदर इल्म होगा, उसी कदर ज्यादा उसे फन्नी तख्लीकात को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। हफ्तावार हयात दिल्ली। इस तरह सज्जाद जहीर तरक्की पसंद तहरीक के सिर्फ बानी और मेमार ही नहीं थे बल्कि बुनियादी तौर पर तहरीक के नजरिया साज थे, जिसने तहरीक की मुखालिफत में उठने वाली हर आवाज का बड़े नर्म और मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया और अदबी तफहीम के पैमाने मुकर्रर किए और यह बताया कि अच्छा अदब कौन सा है और तरक्की पसंद अदब और गैर तरक्की पसंद अदब में क्या फर्क है। उन्होंने इंतहा पसंदी की मुखालिफत की, खाह वो तरक्की पसंद अदीबों की जानिब से ही क्यों न हो। जिस वक्त गजल के खिलाफ आवाज उठाई गई तो सज्जाद जहीर ने उसकी मुखालिफत की और इसका एहसास दिलाया कि गजल हमारे अदब का खूबसूरत और बेशकीमत सरमाया है। नज्म की जरूरत अपनी जगह पर है, लेकिन इस जरूरत की वजह से गजल को मातूब नहीं किया जा सकता। इस तरह तसव्वुफ के नजरिए पर जब तरक्की पसंद नाकिदों ने एतराज किया तो उन्होंने जिक्र हाफिज के जरिए सही और गलत सूफियाना रुझान की निशानदेही की। उन्होंने अदब में तवाजुन, हमगीरी और नजरिए की पुख्तगी पर जोर दिया। उनकी निगाह में तरक्की पसंद अदब जिंदगी को ज्यादा हसीन और बेहतर बनाने का वसीला भी है और समाजी व इक्तिसादी तब्दीली का आला भी। सज्जाद जहीर के यहाँ अदब, जदलियत, इनकलाब और समाज का जो रचा हुआ तस्वुर मिलता है उसे बिलाशुबहा तरक्की पसंद अदब और तहरीक की असास कहा जा सकता है।